हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए आपकी अंतरा बुक का नया पार्ट लेकर आई हूँ। ये नया पार्ट है दोपहर को भोजन। ये एक कहानी है, लिखित है अमरकांत जी द्वारा। अमरकांत जी ने ये जो कहानी लिखी है दोपहर को भोजन, ये एक अभावपूर्ण जीवन के बारे में बताया। किस तरीके से एक परिवार जो है खाने की कमी से जूझ रहा है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खाना भी पूरी तरीके से खा पाए, और किस तरीके से वो बहाने बनाते हैं एक दूसरे को खाना देने के लिए। नहीं, आज मेरी खाने की इच्छा नहीं है कि मेरा पेट भर गया है। जिस भी तरीके से वो कराते हैं कि दूसरे को खाना भी मिल सके, थोड़ा थोड़ा आधे आधे पेट खा खा के उठ जाते हैं। तो इस कहानी में हमें बहुत हद तक टच किया है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देख लेते हैं। दोपहर को भोजन गरीबी से जूझते एक निम्न मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है, जिसके मुखिया की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। तो इस परिवार के जो मुखिया हैं, उनकी नौकरी छूट गई है। अब आर्थिक संकट है, पैसा नहीं है उन लोगों के पास में। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा। पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका है। भरपेट भोजन ही पड़ा, अब वो आगे के जीवन के लिए वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ अच्छा होगा तो शायद हमें कुछ मिलेगा। सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट और चिंता मुक्त रखने का अथक प्रयास करती है। अब सिद्धेश्वरी कौन है? इस घर की गृहिणी है, मतलब मुखिया की पत्नी है। तो अब वो क्या है, वो सभी को तनाव मुक्त रखना चाहती है, चिंता मुक्त रखना चाहती है। तो वो अपनी बातों से, चीजों से जो है सबको जो है हल्का महसूस कराने की बहुत हद तक कोशिश करती है। वह अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयत्न कर रही है कि उसका परिवार टूटने ना पाए। कहानी शुरू होती है। सिद्धेश्वरी और मुंशी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त उनके 3 पुत्र हैं। तो मेन जो इस घर के मुखिया हैं वो है मुंशी जी, उनकी पत्नी है सिद्धेश्वरी। उनके 3 पुत्र हैं। पहला है 21 वर्षीय रामचंद, फिर है उसके छोटा है 18 वर्षीय मंझला बेटा मोहन, और उसके बाद सबसे छोटा है 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद। तो ये 3 बेटे हैं उनके पास में। रामचंद एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है तथा नौकरी की तलाश में है। प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा है जो सबसे बड़ा बेटा है, और नौकरी की तलाश में है। मोहन हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। दोपहर को भोजन सिद्धेश्वरी पाठ की जीवंत पात्र है, मतलब यही इस पाठ को पूरी तरीके से बांधे और जीवंत रखती है। वह अत्यंत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही है। अब सिद्धेश्वरी के बारे में जो बता रहे हैं कि वो बहुत ही अभाव है उसके, लेकिन तब भी वो अपने परिवार की गाड़ी को पूरी तरीके से खींचने की कोशिश कर रही है। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास करती है। परिवार को जोड़े रखने के लिए वह झूठ का सहारा भी लेती है। उसका अथक प्रयास रहा है कि घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाए। तो मतलब क्या है, सब खुश रहें, जुड़े रहें, इसके लिए वह झूठ का भी सहारा लेती है कि किसी तरीके से किसी को कोई चिंता ना हो, कोई तकलीफ ना हो, बस सब चीजें सही से चलती रहें, भले ही स्वयं कमी में जीती रहे। मतलब उसको तकलीफ है, मतलब सबको, खुद को तकलीफ है, लेकिन दूसरा जो है वो सही तरीके से जीता रहे, ये जरूरी है। उसका अथक प्रयास रहा कि घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाया जाए, भले वह स्वयं कमी में जीती रहे। वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी ना बताकर उसकी बातों को छिपाती है, ताकि किसी भी सदस्य को मानसिक कष्ट ना पहुंचे। तो एक दूसरे के सामने कमी भी नहीं प्रकट करती, इसकी ये कमी, अरे इसने स्तानी करी, इस तरीके से नहीं बताती, जबकि उल्टा प्रशंसा करती है ताकि सब प्रसन्न रहें। ये सभी बातें उसके अपार धैर्य को दर्शाती हैं कि सिद्धेश्वरी के अंदर कितना धैर्य। एक तो वो इतना अभाव के कारण वो अपने घर को पूरी तरीके से जोड़ रही है, एक दूसरे को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रही है, किसी को किसी तरह की टेंशन नहीं दे रही है, हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है कि घर में सभी प्रसन्न रहें।
सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे में जोड़े रखा। तो इस पाठ में हम कई जगह देखेंगे कि सिद्धेश्वरी जो है वो झूठ बोल रही है, लेकिन यहाँ पर सिद्धेश्वरी का झूठ बोलने का ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था जिससे वो किसी को चोट पहुंचाए। यहाँ उसने झूठ इस्तेमाल किया है अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए। तो अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ कभी भी बुरा नहीं होता है। ऐसा झूठ जो किसी भलाई के लिए बोला जाए, उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। अब यहां पर भलाई तो किया जा रहा है ताकि परिवार पूरा अच्छी तरीके से जो है बंधा रहे। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी बारी बारी भोजन के लिए आते हैं। सभी मन ही मन इस वास्तविकता से परिचित हैं कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। वे सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। तो अब क्या होता है, घर में भोजन का समय है, सभी एक एक करके भोजन करने आते हैं। सब एक साथ नहीं आ रहे, एक एक करके आ रहे। रामचंद्र आ रहा है, मोहन आ रहे हैं, मुंशी जी आ रहे हैं, सब इस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन सब इस वास्तविकता से परिचित है कि घर में आर्थिक संकट है और घर में पर्याप्त भोजन सबके लिए नहीं है। तो सब आधा आधा पेट करके उठ जाते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, कि आज मेरा पेट भरा हुआ है, कि तबीयत नहीं ठीक है। सब ये बहाना करके आधा आधा पेट खाकर उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी, अब क्या है ना, सबसे पहले रामचंद्र आता है, तो उस समय सिद्धेश्वरी क्या बेटे से बात कर रही है, अपने बेटे से, तो बताती है सिद्धेश्वरी की मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। अब बड़े बेटे के सामने मंझले बेटे की पढ़ाई की बहुत अच्छी, जबकि वो अच्छा नहीं पढ़ता है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन तब भी वो झूठी तारीफ करती है कि उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है, और जब मोहन खाने बैठता है तो उससे बोलता है कि रामचंद्र तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहा था कि तुम अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो। मुंशी जी से वह झूठ बोलती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान मानता है। तो अब मुंशी जी को बोलता है, पिता को बोलती है कि आपका बड़ा बेटा आपको बिल्कुल भगवान की तरह पूजता है। तो इस तरीके से वो सभी के बीच झूठ बोल रही है ताकि इन सब के बीच जो है आपसी तालमेल जो है वो बना रहे। किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क के पद पर उनकी छटनी हो चुकी है। अब किनकी? मुंशी जी की। किराया नियंत्रण पद पर थे और वहां पर छटनी हुई तो इनको इनके पद से निकाल दिया गया, और आजकल मुंशी जी का काम की तलाश में है, निकल चुके हैं और वो काम की तलाश में हैं। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नजरें चुराते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है और वह स्वयं को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मानते हैं। अब जब वो सिद्धेश्वरी और मुंशी जी भोजन कर रहे होते हैं तो सिद्धेश्वरी में बैठी होती है, तो वो खाना खा रहे हैं, लेकिन वो अपनी नजरें सिद्धेश्वरी से नहीं मिला रहे, क्योंकि वो जानते हैं घर में जो खाने का अभाव है इसके जिम्मेदार वो हैं। भाई घर के मुखिया हैं, वो अच्छे से नहीं कमाएंगे तो किस तरीके से पूरा घर खाएगा। तो इस चीज से वो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, और इसका गिल्ट होने के कारण वो सिद्धेश्वरी से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी और मुंशी जी की असंबद्ध बातें करते हैं। मतलब ये दोनों भोजन के समय ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई संबंध नहीं है इस कहानी से। इस पाठ में जो कहानी चल रही है इनके पात्रों से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं, लेकिन तब भी वो बातें करते हैं। क्यों? जैसे बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूफा की बीमारी तथा गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी। हालांकि इन बातों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी ये सभी बातें पाठ से जुड़ी हुई हैं। ये सभी बातें उनके मन की व्यथा, जीवन के अभाव आदि को दर्शाती हैं, ताकि जो परिस्थिति है उसकी तरफ इतना ध्यान न देकर माहौल को हल्का रखा जाए। और दूसरी तरफ सिद्धेश्वरी इसलिए प्रयास कर रही है और मुंशी जी इसलिए इन बातों का पाठ बन रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके अंदर जो गिल्ट आ रहा है वो चीजें सामने आ सके। इन बातों को करके शायद वे मूल विषय यानी कि गरीबी एवं अभाव से बचना चाहते थे तथा अपने दुखों को कम करना चाहते थे, यानी कि इन बातों से बच के वो अपने अभाव भरे जीवन से मुक्ति चाहते थे। सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन ना होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने का आग्रह करती है। अब जैसे माँ का फर्ज होता है, भाई ठीक है भोजन कर ले, नहीं अभी और खाओ और खाओ। भोजन पर्याप्त नहीं है लेकिन तब भी वो पूर्ण कोशिश करती है कि आप लोग और लीजिए, बार बार आग्रह कर रही होती है।
ऐसा करके वह घर के सदस्यों को गरीबी एवं अभाव का एहसास नहीं होने देना चाहती कि घर में इस चीज का कमी है, वो घर के सदस्यों के आगे व्यक्त नहीं करना चाहती। वह सदस्यों की एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके गरीबी, अभावग्रस्त एवं संघर्षपूर्ण वातावरण में भी उन्हें एकजुट और खुशहाल रखने की कोशिश करती है। झूठ बोलती है, कारण क्या है? सब में एकजुटता बनी रहे, तनाव ना हो, इसीलिए ये कोशिश सिद्धेश्वरी झूठ बोलकर कर रही है। सबको भोजन कराने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब भोजन करने बैठती है, अब सबने भोजन कर लिया, सब बोल चुके हैं भाई हमारा पेट भरा है, सब कम कम खा के उठ चुके हैं। अब जब सिद्धेश्वरी खाना खाने बैठी तो उसके हिस्से थोड़ी सी दाल, जरा सी चने की तरकारी तथा एकमात्र रोटी आती है। तब उसे अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का याद आती है। सब तो खाना खा लिए, जब वो बैठी तो सबसे छोटे बेटे ने नहीं खाया था, उसके भी नसीब में बहुत थोड़ा सा ही खाना आया। जिसने अभी तक भोजन नहीं किया वह आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है तथा शेष आधी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। पहला ग्रास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जो कि उसकी विवशता को बयां करते हैं। अब उसके हिस्से में जो एक रोटी आई थी, जरा सी दाल और जरा सी तरकारी की सब्जी आई थी, उसको भी वो आधा आधा करके अपने छोटे बेटे प्रमोद के लिए रख देती है, क्योंकि प्रमोद ने अभी तक खाना नहीं खाया था। अब उस आधी रोटी को जैसे ही एक तोड़ती और एक बाइट मुंह में डालती है, उसके आंसू शुरू हो जाते हैं, वो रोने लगती है। ये उसकी विवशता दिखा रही है कि वो बेचारी परेशान है कि अपने घर वालों को भी वो संपूर्ण तरीके से भोजन नहीं करा पा रही, तो इस तकलीफ में ही वो रोने लगती है। तो इस पाठ में हमको बताया गया है कि किस तरीके से एक अभावग्रस्त परिवार है, उसके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, इवन जो सबसे छोटा बेटा है वो कुपोषण का शिकार हो चुका है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं सामने रखी गई हैं। तो इसके जरिए हमें बताया गया है कि भोजन जीवन के लिए आवश्यक है, तो हमें भोजन की बर्बादी भी नहीं करनी है, क्योंकि हम अगर बर्बादी करेंगे तो कोई एक घर होगा जहां पर भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए भोजन की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। तो ये पाठ हमने यहीं पर समाप्त किया। इस पाठ ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ सोचने के ऊपर भी मजबूर किया कि हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए कि ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए बहुत ध्यान से संभल के अनाज का इस्तेमाल करें। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अभी इसके प्रश्न उत्तर बाकी हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।